गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपके चैप्टर नंबर 15 की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 15 के अंदर हमने कल जो बातें की थी वो बातें हमने जीनोमिक लाइब्रेरी और cDNA की बात की थी। cDNA एंड जो जीनोमिक लाइब्रेरी है, जीनोमिक लाइब्रेरी, cDNA एंड जीनोमिक लाइब्रेरी की बातें हमने जो थी कर ली थी। ठीक है, जीनोमिक लाइब्रेरी का निर्माण भी हमने पढ़ लिया था, cDNA के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करते हैं अगले नए टॉपिक की, आणविक प्रोब्स। मैंने पहले भी बताया था आणविक प्रोब्स की हम बात करेंगे। आणविक प्रोब्स, ठीक है, या बोलते हैं इनको मोलिकुलर प्रोब्स, मोलिकुलर प्रोब्स इनको बोला जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या होते हैं आणविक प्रोब्स? ये डीएनए या आरएनए के खंड हैं जिनकी सहायता से किसी भी जीव में उसके पूरक डीएनए व आरएनए की पहचान की जाती है। ठीक है ना, ये डीएनए एंड आरएनए के ही खंड होते हैं। किसके खंड होते हैं? डीएनए और आरएनए के खंड ही होते हैं जो किसकी पहचान करने का काम करते हैं? पहचान किसकी करते हैं? cDNA एंड cRNA जो होता है उसकी पहचान करने के काम में आते हैं। cDNA और cRNA की पहचान करने के ये क्या आते हैं? उन खंडों की पहचान करने के काम में आते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? आणविक प्रोब्स कहा जाता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो डीएनए प्रोब्स, और सेकंड जो है वो हो सकता है आरएनए प्रोब्स। ठीक है, एक डीएनए प्रोब्स हो गया और एक हो गया आरएनए प्रोब्स। अब अगर हम बात करें कि डीएनए प्रोब्स और आरएनए प्रोब्स जो हैं, अब हम आगे बात करते हैं कि प्रोब्स का महत्व क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोब्स की बात करते हैं। महत्व की जो है वो बात हम लोग करते हैं। ठीक है, महत्व में बात करते हैं। महत्व जो है पहला, 1 नंबर, जीन अभियांत्रिकी में शोध हेतु इनका उपयोग विशिष्ट डीएनए खंडों की पहचान के लिए किया जाता है। विशिष्ट डीएनए खंड की पहचान हेतु इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। 2 नंबर अगर हम बात करें तो प्रोब्स की सहायता से भोजन में उपस्थित प्रदूषकों की पहचान की जा सकती है। भोजन में उपस्थित जो प्रदूषक हैं उनकी पहचान इनके द्वारा की जाती है। 3 नंबर अगर हम बात करें तो अपराध विज्ञान में, देखिए ध्यान से देखना इसको, अपराध विज्ञान में अपराधी प्रवृत्ति जो लोग होते हैं उनसे संबंधित मामले सुलझाने के लिए इनका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा पैतृकता, माता पिता से संबंधित माता पिता के मामले सुलझाने में। इसके अलावा पारिवारिक रिश्तेदारी स्थापित करने। इसका मतलब क्या हुआ? पैतृकता और पारिवारिक का मतलब है उनके डीएनए खंड की पहचान करके ये पता लगाया जाता है कि ये इस परिवार से संबंधित है या नहीं है। तो इन मामलों में क्या है, जो प्रोब्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एक और 4 नंबर अगर बात करें, 4 नंबर बात करते हैं तो फसल प्रजनक बीज व पौधों की अच्छी जातियों को पहचानने में भी प्रोब्स का जो है उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रोब्स का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए आणविक प्रोब्स जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद में नया टॉपिक आपका है क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियां। क्लोनित
जीनों के विश्लेषण की विधियां, क्लोनित जीनों के विश्लेषण की विधियां, टेक्निक ऑफ एनालाइज ऑफ क्लोन जो जीन होती हैं उनकी हम लोग जो है बात करने वाले हैं। देखिए इस अध्याय के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण जो हैं उनकी बात करेंगे। आपके 5 जो विधियां हैं वो दे रखी हैं। एक तो जेल वैद्युत कण संचलन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरी ब्लंटिंग तकनीक, तीसरी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, और चौथी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और 5वीं प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपता चित्रण। तो हम आज के वीडियो में 2 की बात करेंगे। एक तो जेल वैद्युत कण संचलन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दूसरी जो है ब्लंटिंग तकनीक की हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो 1 नंबर पे जो है उसकी बात हम लोग करेंगे, वो देखिए क्या है। 1 नंबर की बात करेंगे, जेल वैद्युत कण संचलन तथा या बोल सकते हो या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल वैद्युत कण संचलन या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, शॉर्ट में इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही बोला जाता है। देखिए ये तकनीक होती क्या है, ये एक विश्लेषणात्मक विधि होती है। कैसी विधि है? विश्लेषणात्मक। कैसी विधि है? पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, ये एक विश्लेषणात्मक विधि होती है। ठीक है। 2 नंबर बात करें तो ये डीएनए खंडों को शुद्ध करके अलग करने के काम में ली जाती है। डीएनए खंड जो हैं उनको शुद्ध करके, क्या करके? शुद्ध करके और उन्हें अलग करने के काम में ली जाती है। उन्हें अलग करने के काम में ली जाती है। विश्लेषणात्मक विधि होती है, डीएनए खंड को शुद्ध करके उन्हें अलग करने के काम में आती हैं। आगे बात करते हैं तो इसमें वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से ऋणात्मक रूप से आवेशित डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग कर लिया जाता है। भाई इसके अंदर क्या बनाया जाता है? इस विधि के अंदर वैद्युत क्षेत्र प्रभाव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वैद्युत क्षेत्र प्रभाव बनाया जाता है, जिसके कारण जो आवेशित डीएनए है, आवेशित डीएनए खंडों को क्या है, उनके आकार के आधार पर हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। आकार के आधार पर उनको क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। इसके बाद बात करें तो इस उपकरण में 2 प्रकार का जेल जो है वो काम आता है। कितने प्रकार का? बहुत बार प्रश्न आया है। 2 प्रकार का जेल इस उपकरण में काम आता है। 1 नंबर अगर हम बात करें तो वो 1 नंबर है एगारोज जेल, और सेकंड जो होता है वो होता है पॉलीएक्राइलोमाइड जेल। 2 प्रकार का जेल, एक तो एगेरोज जेल और एक पॉलीएक्राइलोमाइड जेल जो है वो काम में आता है। देखिए इन जेल अणुओं के मध्य छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? इनके मध्य छिद्र होते हैं, जिनके कारण ये आणविक चलनी की तरह कार्य करते हैं। इनके मध्य क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। जैसे इस प्रकार से इनके अंदर क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इस प्रकार से इनके अंदर जो है छिद्र जो है वो बने हुए होते हैं, जिसके कारण ये किसकी तरह काम करते हैं? आणविक चलनी चलनी क्या होता है? छानने वाली, उसकी तरह ये कार्य जो है वो करते हैं। इसके अंदर डीएनए खंड को अभिरंजित कर जेल में विद्युत प्रवाह, इसके अंदर डीएनए के खंड जो है वो डाल दिए जाते हैं। डीएनए के खंड जो है वो क्या कर दिए जाते हैं? डाल दिए जाते हैं। इसके बाद में इसमें इनको अभिरंजित किया जाता है। क्या किया जाता है? अभिरंजित किया जाता है। अभिरंजित करने के बाद में इनमें विद्युत प्रवाहित करवाई जाती है। क्या प्रवाहित करवाई जाती है? विद्युत प्रवाहित करवाई जाती है, जिसके कारण जो डीएनए खंड तेजी से व कुछ धीमी गति से अलग अलग जगहों पर समान लंबाई के बैंड बना लेते हैं। अलग अलग जगहों पर समान लंबाई के क्या बना लेते हैं? बैंड जो है वो बना लेते हैं। बनाने के बाद में इन जेल को अभिरंजित करके फिर से जब यूवी
प्रकाश में देखते हैं, अल्ट्रावायलेट कौन से प्रकाश में देखते हैं, यूवी प्रकाश, पराबैंगनी प्रकाश के अंदर देखते हैं तो ये खंड चमकीले नारंगी रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, चमकीले नारंगी रंग के होते हैं और ये क्या होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं जिन्हें क्या कर लिया जाता है, बाद में अलग कर लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बिल्कुल ईजी तकनीक है। इसके अंदर होता, आपको याद क्या रखना है, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र प्रभाव होता है जिसमें आवेशित डीएनए को आकार के आधार पर क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। दो प्रकार का जेल काम में आता है, एक तो एगेरोस जेल और एक एक्राइलोमाइड जेल। यह आणविक चलनी की तरह कार्य करता है। इस पर डीएनए के खंडों को डाला जाता है, बाद में इसमें विद्युत प्रभावित की जाती है तो वो आवेशित होकर अलग अलग स्थानों पर अपने आकार के आधार पर क्या बना लेते हैं, बैंड बना लेते हैं। बाद में इनको अभिरंजित किया जाता है। अभिरंजित का मतलब रंगा जाता है। रंगने पर देखते हैं नारंगी रंग के नज़र आने वाले कण क्या कहलाते हैं, डीएनए के खंड कहलाते हैं। और इनको कौन से प्रकाश के अंदर देखा जाता है, यूवी प्रकाश के अंदर देखा जाता है, अर्थात पराबैंगनी प्रकाश के अंदर इनको देखा जाता है। तो ये तकनीक थी आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेकंड की बात करते हैं, 2 नंबर जो है उसकी बात करते हैं। दो नंबर है आपके ब्लॉटिंग तकनीक। ब्लॉटिंग तकनीक की बात करते हैं तो देखिए प्यारे बच्चों, इसे सबसे पहले ईएम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ईएम सर्दन। क्या नाम था, ईएम सर्दन नाम था। उन्होंने 1975 में, कब, 1975 के अंदर, 1975 में डीएनए खंडों को, जो डीएनए के खंड हैं उन डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर, किसके द्वारा, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर स्थानांतरित किया था। नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर क्या किया था, स्थानांतरित किया था। इसलिए इस तकनीक को क्या कहा जाता है, सर्दन ब्लॉटिंग तकनीक भी कहा जाता है। सर्दन ब्लॉटिंग तकनीक भी कहा जाता है। कौन सी तकनीक कहा जाता है, सर्दन ब्लॉटिंग तकनीक जो है वो भी इनको कहा जाता है। अब बात करते हैं इसमें इन्होंने क्या किया था, इस विधि के अंदर क्या होता है, और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इनकी हम पढ़ेंगे। इस विधि के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, इस विधि में बात करते हैं तो देखिए इस विधि के अंदर होता क्या है, डीएनए टुकड़ों को एगारोस जेल पर प्राप्त करने के बाद, जैसे हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि के अंदर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के अंदर क्या किया था, एगारोस माध्यम लिया था। एगारोस जो जेल है वो लिया था। इस एगारोस जेल जो है इस पे प्राप्त करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डीएनए के खंड हैं उनको क्या कर लेंगे, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करते हैं। यहाँ से हमें डीएनए खंड प्राप्त हुए। अब इन डीएनए खंडों को हम जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर है उस पर स्थानांतरित करते हैं। किस पर स्थानांतरित करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करते हैं। करने के बाद में क्या कर लिया जाता है, फिर इन्हें डीएनए प्रोब्स द्वारा संकरण से इनको पहचाना जाता है। फिर इनको डीएनए प्रोब्स द्वारा, किसके द्वारा, डीएनए प्रोब्स द्वारा इनको क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। पहचाना जाता है किसके द्वारा, डीएनए प्रोब्स द्वारा इनको पहचाना जाता है। इस प्रक्रिया को ब्लॉटिंग तकनीक कहा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग तकनीक जो है वो बोला जाता है। प्यारे बच्चों, इसके अगर डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले हमने डीएनए लिया, क्या लिया, डीएनए लिया, जिसको रिस्ट्रिकेशन एंजाइम द्वारा उसका विदलन किया। किसके द्वारा, रिस्ट्रिकेशन एंजाइम द्वारा उसका विदलन किया या उसके टुकड़े किए। तो इस प्रकार से उसके टुकड़े जो है वो हो जाते हैं। बाद में इन टुकड़ों को हमने
इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा नारंगी रंग के हमें इस प्रकार से एगारोज माध्यम पर ये प्राप्त हुए। ठीक है, प्राप्त होने के बाद में इनको हमने डीएनए प्रोब्स के द्वारा पहचान कर ली। इनकी किसके द्वारा? डीएनए प्रोब्स द्वारा पहचान कर ली। पहचान के बाद में इनको हमने नाइट्रोसेलुलोज, किसके ऊपर? नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर के ऊपर लाते हैं। किसके ऊपर लाते हैं? नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करते हैं। इस प्रकार से ये डीएनए के खंड हैं, इनको नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करते हैं। बाद में इनको दबाते हैं। क्या करते हैं? दबाते हैं, और दबाने के बाद में आगे क्या किया जाता है? इनको जो नाइट्रोसेलुलोज पर स्थानांतरित खंड है वो इस प्रकार से हो जाएंगे, इस प्रकार से इसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है ना, नाइट्रोसेलुलोज पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यहाँ पर स्थानांतरित होने के बाद में हम लास्ट में क्या है? डीएनए है, उसके खंडों को आसानी से जो है वो क्या कर लेते हैं? डीएनए प्रोब्स द्वारा पहचान लेते हैं। किसके द्वारा? डीएनए प्रोब्स द्वारा पहचान लेते हैं। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ये डीएनए वापस आ गया। इसी तकनीक को क्या बोला जाता है? ब्लोटिंग तकनीक बोला जाता है। कौन सी तकनीक बोला जाता है? ब्लोटिंग टेक्निक बोला जाता है। ब्लोटिंग टेक्निक जो है वो बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये ब्लोटिंग तकनीक होती है। इसके अंदर अगर हम और बात करें तो सर्दन ने इसको दिया था 1975 के अंदर। इसके अंदर डीएनए खंडों का विश्लेषण किया जाता है, यह भी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं इस विधि के अंदर जो मैं आपको अभी बताता हूँ। कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं? देखिए, 1979 में, कब? 1979 में और वैज्ञानिक आया एक ओल्विन, वह उनके साथ में उनके साथी थे। ओल्विन और उनके साथियों ने आरएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करके एमिनो बेंजोल ऑक्सीमिथाइल पत्थर पर स्थानांतरित किया। तो यह तकनीक नर्दन ब्लोटिंग तकनीक कहलाई। एक दूसरी इसके अपोजिट जो नर्दन ब्लोटिंग तकनीक है, कौन सी तकनीक है? नर्दन ब्लोटिंग तकनीक। इस तकनीक की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या हुआ? इस तकनीक के अंदर जो गुणियासी के अंदर ओल्विन और इन्होंने क्या किया? आरएनए के खंड लिए और इन आरएनए के खंडों को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर स्थानांतरित किया। फिल्टर पर स्थानांतरित करने के बाद में इन्होंने इसको किस पर स्थानांतरित किया? एमिनोबेंजोइल ऑक्सीमिथाइल पत्थर पर इन्होंने क्या किया? स्थानांतरित कर दिया। और बाद में आरएनए प्रोब्स द्वारा आरएनए की क्या कर ली गई? पहचान जो है वो कर ली गई। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? नर्दन ब्लोटिंग तकनीक कहा जाता है, जो किसने दी थी? 1979 में ओल्विन व उनके साथियों ने प्रदर्शित की थी। इसके अलावा 1979 में तोबिन व उनके साथियों ने प्रोटीन को सर्वप्रथम सोडियम डिसॉइल सल्फेट की सहायता से पॉलीपेप्टाइड में विलगित किया और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से नाइट्रोसेलुलोज पत्थर पर या नाइलॉन झिल्ली पर स्थानांतरित किया तथा एक्सरे प्लेट पर उद्भासित कर प्रोटीन की पहचान की। इस तकनीक द्वारा प्रोटीनों का विश्लेषण किया जाता है, उसे वेस्टर्न, कौन सी तकनीक बोला जाता है? वेस्टर्न। कौन सी? वेस्टर्न ब्लोटिंग बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, वेस्टर्न ब्लोटिंग की बात करते हैं। देखिए, 3 मैंने आपको बताई हैं। एक तो बताइए सैदरन ब्लोटिंग तकनीक, जो किसकी पहचान या किसके विश्लेषण में काम आती है? डीएनए खंडों के विश्लेषण में। दूसरी हमने बात की है नर्दन, जो किसके विश्लेषण में काम आती है? आरएनए विश्लेषण में काम आती है, जिसमें एमिनो बेंजोइल ऑक्सीमिथाइल पत्थर पर ले जाना बहुत जरूरी होता है। लास्ट हमने किसकी बात की है? वेस्टर्न ब्लोटिंग की बात की है, जो किसके विश्लेषण में काम आती है? प्रोटीन विश्लेषण के काम आती है। किसके काम आती है? प्रोटीन विश्लेषण के काम आती है। तो प्यारे बच्चों, ये तीनों ही आपके इम्पोर्टेंट है ब्लोटिंग तकनीक। कल हम पीसीआर की बात करेंगे। पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की जो है वो बात करेंगे।